नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खरीफ फसलों का मौसम चल रहा है और इस मौसम की मुख्य फसलें हैं सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, ज्वार और मक्का, जिनकी बुवाई आपने कर दी है। किसान भाइयों, आप अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में मेहनत करते हैं, समय पर जुताई करते हैं, फिर बुवाई करते हैं, अच्छे बीज लाते हैं, फिर उनका उपचार करते हैं और अपने खेतों में बोते हैं। पर किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जब बोने के बाद खेतों में खरपतवार हो जाते हैं तो उससे आपकी जो मेहनत है ये सब बेकार चली जाती है, क्योंकि जो खेत में पोषक तत्व होते हैं ना, वो पौधे को कम मिल पाते हैं और वो खरपतवार जो ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उत्पादन में कमी आती है। आज हम आपको खरपतवार क्या है, इनका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका समय पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे प्रबंधन करें, इन तमाम बातों की जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिवाकर सिंह तोमर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये खरपतवार क्या है और इनका हमारे किसानों की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रश्न किया दिनेश जी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी खेती अपनी आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए करते हैं। जितने भी आदान का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका कोई आर्थिक मूल्य होता है और उसी आर्थिक मूल्य का यदि ह्रास या किसी का शोषण कोई दूसरा कर ले तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। कृषि, जैसा कि आप जानते हैं, इसका इतिहास यदि देखें तो 10,000 वर्ष पुराना है और जितने भी अभिलेखों से हम लोग को ज्ञात हुआ है कि खरपतवार हमेशा से ही किसानों के लिए समस्या का कारण रही है। तो अब बात यह आती है कि हम खरपतवार किसको कहें। खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो अपने वांछित जगह या स्थान पर नहीं है। अर्थात यदि हम इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें, मान लीजिए आपने सोयाबीन की खेती करी है और उस खेत में ज्वार का एक पौधा मिल जाता है या मक्के का पौधा मिल जाता है या दूब घास का मिल जाता है, तो यहाँ तीनों ही पौधे अपने लिए खरपतवार का काम करेंगे। लेकिन यदि हम को अलहदा तरीके से देखें तो यदि ज्वार की फसल बोई हुई है, मक्के की फसल बोई है और दूब की घास हमारे लॉन में बोई गई है, तो वहाँ उसे हम खरपतवार ना कह के वो क्योंकि उससे हमको कोई ना कोई आर्थिक वैल्यू मिलेगी या उससे कोई हमारे को एस्थेटिक वैल्यू की पूर्ति होती है, इसलिए वहाँ पर हम उसको खरपतवार नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब, कोई विशेष खरपतवार भी होते हैं जो हमारे किसानों की फसलों को हानिकारक होते हैं? हाँ, हर फसल में कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो केवल उसी फसल विशेष पर ही उगते हैं। जैसे आप देखेंगे गेहूं में जो आती है, गेहूं में जंगली जो वो आती है, और हमारी सोयाबीन की फसल में सामान्यतः जितनी भी सकरी पत्ती वाली हैं, वो पत्ती वाली है, चौड़ी पत्ती वाली है और मोथा कुल के, ये 3 प्रमुख कैटेगरी के जो खरपतवार हैं वो उगते हैं और इनका समेकित नियंत्रण करना हमको समय समय पर करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन खरपतवारों को क्या अलग अलग श्रेणी में भी विभाजित किया जा सकता है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हमारे जितने भी खरपतवार हमारी खेती में उगते हैं उनको प्रमुख रूप से हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वो जो सकरी पत्ती वाले होते हैं, मौसमी होते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर उनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। दूसरी चौड़ी पत्ती वाले हैं, इनका भी 6 महीने से या 1 साल के अंदर इनका जीवन चक्र समाप्त होता है। और तीसरा जो मोथा कुल के हैं, जिनकी जड़ों में गठानें होती हैं और वो कई वर्षों तक उसमें बनी रहती हैं। और एक इसके अलावा कुछ अन्य खरपतवार भी हैं जो हमारे देश में कई विदेशों से आ गए हैं और आज के समय में कृषि भूमि और अकृषि भूमि दोनों में ही वो इतनी विकरालता से उगे हुए हैं कि उनका नियंत्रण करना या उनको इरेडिकेट करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपने अभी नियंत्रण की बात की, तो खरपतवारों का नियंत्रण और प्रबंधन क्या कोई अलग अलग बात होती है? देखिए, प्रकृति ने जितने भी पेड़ पौधे दिए हैं, मनुष्य हों चाहे पेड़ पौधे हों या जितने भी जो हमारी जातियाँ हैं, उनको विलोपित करने का अधिकार किसी को नहीं है, अन्यथा जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। तो कृषि में भी हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमारे खेत में यदि खरपतवार उगते हैं तो वो इस स्तर पे होंगे कि उनसे हमको कोई आर्थिक हानि ना हो सके। इसलिए नियंत्रण की जहाँ तक बात आती है तो नियंत्रण हम उन खरपतवारों का करेंगे जो मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए, हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जहाँ तक प्रबंधन की बात है, खेती में प्रबंधन की बात है, तो हम अपने खेतों में
ऐसी क्रियाओं का उपयोग करेंगे जैसे कि हमारी कृषिगत क्रियाएं जिनको हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। सबसे पहले है कि गर्मी की गहरी जुताई करना। गहरी जुताई करने से न केवल खरपतवार के बीज अपितु जितने भी हमारे जीवाणु कीटाणु हैं वो भी कुछ कम हो जाते हैं। तो 2 से 3 साल तक हमारे किसान भाइयों को खरपतवार पे काफ़ी उसमें नियंत्रण मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो हम बीज उपयोग कर रहे हैं वो प्रमाणित स्रोत से लाएँ ताकि उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार के दूसरे खरपतवार के बीज ना आए। तीसरी जो हम जैविक खाद उपयोग करते हैं, खासकर हमारे किसान भाई जो गोबर की खाद उपयोग करते हैं, यदि वो सही ढंग से अपघटित नहीं हुई होगी, सड़ी गली नहीं हुई होगी, तो वहाँ से जो खरपतवार के बीज आएंगे और जो बीमारी आएंगी वो वापस हमारे खेतों में आएंगे और हमारे लिए समस्या प्रदान करेंगे। डॉक्टर साहब, खेतों में खरपतवारों की जो उपस्थिति होती है, अर्थात खरपतवार रहते हैं और हमारे किसान भाई उन पर नियंत्रण नहीं करते, तो इससे उत्पादन पर या उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दिनेश जी, हमारी खेती में जो हानिकारक प्रभाव डालने वाले हैं वो 2 प्रमुख कारक हैं। एक जैविक कारक होते हैं, एक अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक का मतलब हुआ जैसे कि वर्षा है, तापमान है, ये सब चीज़ें, इनका भी हमारी खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो जैविक कारक हैं, जैविक कारक में 3 प्रमुख चीज़ें हैं, उसमें खरपतवार है, बीमारी है और कीट है। और इन सबको यदि हम देखें जैविक कारकों में, तो सबसे अधिक नुकसान जो होता है वो हमारे खरपतवारों से होता है। और एक आंकलन ये किया गया है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कि यदि खरपतवारों का समय पे और समेकित नियंत्रण या प्रबंधन नहीं किया गया तो ये हमारी फसल को 30% से लेके और कई बार तो 100% तक की भी हानि हमारी पहुंचा सकती हैं। और इससे हमारे पूरे जो हमारा कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए की नुकसान उसमें होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैविक खेती की बात की, तो आजकल तो हमारे वैज्ञानिक जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो जैविक खेती करने वाले किसानों को खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई विशेष उपाय करना पड़ता है? देखिए, जैविक खेती आज की आवश्यकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण हमारे देश में कई इलाकों में ऐसी गंभीर बीमारियां होने लग गई हैं जिनसे हम और हमारा पूरा समाज चिंतित है। आप जानते होंगे कि पंजाब से एक ऐसी ट्रेन चलती है राजस्थान के लिए जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। और तो ये सब हमारी खेती में अंधाधुंध प्रयोग जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का किया है उसके कारण है। इसलिए जैविक खेती की जब हम बात करते हैं, जैविक खेती का तात्पर्य है कि हमको कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। किसान अपने स्वयं के क्षेत्र पर जितने भी उसके संसाधन हैं उससे ही उनकी बीमारियों का, उनके कीटों का नियंत्रण करें। रही बात खरपतवार नियंत्रण की बात, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हमारी परंपरागत तरीके हैं जैविक खेती में, उसमें है सबसे प्रमुख चीज़ है कि हमको फसल का चक्र अपनाना आवश्यक है। फसल चक्र हम अपनाएं और उसके बाद एक होता है बात आती है मल्च की, जो चाहे वो लाइव मल्च हो या सॉइल मल्च हो, यानी कि उसको हम हमारे खेतों में या जो उत्पाद से हमको भूसा आदि मिलता है उसको हम खेत पे बिछा सकते हैं। उससे नमी का भी संरक्षण होगा और खरपतवारों का भी नियंत्रण होगा। साथ ही जो हमारे जैविक किसान भाई हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, उनको आवश्यक है कि वो कुछ मैकेनिकल ये जो यांत्रिक विधियाँ हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे मालवा क्षेत्र में किसान भाई डोरा और कुल्पा चलाते हैं खेत में, 12 से 15 दिन की जब फसल हो जाती है उसमें चलाते हैं। कपास के क्षेत्रों में भी हमारे किसान भाई चलाते हैं। तो यही एक विधि है। जैविक खेती करने वालों के लिए ऐसा कोई उत्पाद नहीं है सीधे तौर पे कि उसको डाल दिया जाए और उससे नियंत्रण हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की मुख्य फसल सोयाबीन हो गई है, इसके अलावा मूंग, उड़द, धान, मक्का, ज्वार भी बोई जाती है। तो हम बात सोयाबीन की करें तो सोयाबीन में खरपतवार के हमारे किसान भाई कैसे जांच करें कि इतने दिनों के बाद इसका नियंत्रण हो जाएगा, इस संबंध में बताएं। देखिए किसान भाई, हमारे जैसा कि आप दिनेश जी बिल्कुल सही कहा, पिछले 40-45 साल से मध्य प्रदेश में सोयाबीन हो रही है। तो किसान हमारे इतने अनुभवी निश्चित रूप से हो गए हैं कि उनको मालूम है कि हमारे खेत में कौन सा खरपतवार आता है और उसको कैसे नियंत्रण करना है। जो कृषिगत क्रियाएं हैं वो सब करने के बाद भी यदि ऐसा अनुभव होता है कि इससे हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है तो हमको फिर अंततः खरपतवार नाशियों पर ही जाना पड़ेगा। और खरपतवार नाशियों को जो उपयोग है वो 3 तरीके से की जाती है। उनके 3 कैटेगरी में उनको विभक्त किया गया है।
चाहे वो सकरी पत्ती के लिए हो या चौड़ी पत्ती के लिए हो। तो सबसे पहला प्रयोग जो हम करते हैं वो खाली खेत में करते हैं, यानी खेत तैयार हो गया है उस समय हम इसको यदि उपयोग करते हैं तो वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहलाते हैं, यानी बोनी से पहले। तो ऐसे में जो सबसे पुरानी जो दवा हमारे देश में प्रचलित है वो पेंडामेथिलिन है 30 EC। इसका ये 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिला के हम इसको छिड़काव कर दें, ज़मीन में मिला दें, और उसके बाद हम यदि अपनी फसल को बोते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे फसल का में खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। मान लीजिए उस समय किसान नहीं कर पाया तो फिर किसान क्या करे कि किसान अपनी खेत में फसल की बोनी कर दे, सोयाबीन की बोनी कर दे, और बोनी करने के तुरंत बाद यानी तत्काल बाद से लेके 72 घंटे के अंदर वो ऐसी खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर सकता है जिससे कि खरपतवार न हो गए। उसमें सबसे जो प्रमुख है उसमें डाइक्लोसुलम है, एक सल्फेंट्राजोन और क्लोमेक्जोन है। डाइक्लोसुलम जो है वो लगभग 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है, और पेंडामेथिलिन है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि उसको समय नहीं मिला है और उसकी फसल 18 से 20 दिन की हो गई है तो उस समय हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इमिजाथाइपर है 10%, इसका 1 लीटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो जहाँ पे कि घास वाले कुल के ज़्यादा है वहाँ पे हम क्विजोलाफॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं 5 EC, ये भी 1 लीटर के लगभग। और कुछ कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं आजकल, जैसे इमिजाथाइपर और इमिजामॉक्स, इनके भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो तीनों स्थितियों में, चाहे फसल लगाने से पूर्व, फसल लगाने के बाद और फसल उगने के बाद तक हम अपने नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि फसल उगने के बाद यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो हमारी खरपतवार की जो उम्र है, आप खेत में जाके देखिए, वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने अभी आपको सोयाबीन के संबंध में बताया कि कैसे हमें किस समय कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए जिससे खरपतवारों पर नियंत्रण हो जाए। हम आगे आपको जानकारी देंगे कि धान, मक्का, ज्वार, उड़द और मूंग में कैसे आप खरपतवारों का नियंत्रण करें। पर ये वक्त है अभी छोटे से विराम का, विराम के बाद फिर हम आपको जानकारी देंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हमारे प्रदेश में धान की फसल भी कई जगह रुपाई की जाती है, कई किसान बोते भी हैं, तो इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है?
धान की खेती जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी परंपरागत तरीका जो था वो रोपाई वाला तरीका था। खेत में कीचड़ बना के और उसके बाद उसमें 20 से 25 दिन के रोपा तैयार करके और फिर उसकी रोपाई करते थे। आप देख रहे हैं जो वैश्विक जो परिवर्तन हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस के कारण हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसलिए ये पूरे विश्व में ये इस बात को निर्धारित किया गया है कि हमारी खेती से जो उत्सर्जन हो रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे मीथेन का हो या कोई अन्य गैसों का है, उनको नियंत्रित किया जाए। इसलिए आजकल जो धान की खेती भी पूरे विश्व में है उसमें सीधी बोनी के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी चूँकि ये बरसात के मौसम में होती है और पानी की इसमें अधिकता होती है, तो इसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं जो कि जिनका नियंत्रण करना आवश्यक है। और विशेष रूप से पतली पत्ती वाले, खासकर जो सांवा कुल के जो खरपतवार हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए किसान भाई के पास हमारे पास बहुत सारे वो आ गए हैं। जैसे पहले पुरानी जो दवा थी ब्यूटाक्लोर नाम की एक दवा आती थी, उसके बाद प्रेटिलाक्लोर के नाम से आ गई है। आज के समय में बिसपायरिबेक सोडियम ये सबसे अच्छी दवा है जो कि बाज़ार में काफ़ी अच्छी उसमें मिलती है और 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम इसको उपयोग कर दें 20 से 25 दिन की अवस्था में हमको इसको उपयोग करना है, तो निश्चित रूप से धान के लगभग सभी जो खरपतवार नाशी हैं उनका उपयोग, जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी इसमें आ गए हैं, जैसे एजिम सल्फ्यूरॉन और बिसपायरिबेक सोडियम। इससे यह है कि जो चौड़ी पत्ती वाले हैं, सकरी पत्ती वाले हैं, इनका भी भली भांति नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आप बात करेंगे हमारे प्रदेश की मोटे अनाज की, जैसे मक्का और ज्वार के बारे में। तो ज्वार भी हमारे प्रदेश में पहले के ज़माने से ही काफ़ी जगह पे बोई जा रही है, कम लागत में अधिक उत्पादन भी उससे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से खरपतवार होते हैं, उनको कैसे इस पर निदान किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है? दिनेश जी, देखिए खरपतवार की जहाँ तक बात है, चूँकि ये भी हमारी खरीफ की ही फसल है, इसमें वो सभी खरपतवार आते हैं जो कि हमारे सोयाबीन में आ रहे हैं या हमारी मूंग उड़द में आ रहे हैं, दलहन में आ रहे हैं, तिलहन में आ रहे हैं, वो सभी खरपतवार इनमें भी आते हैं। और इनको नियंत्रित करने के लिए जो मैंने कृषिगत क्रियाएं बताई हैं वो तो हमको करना ही है। साथ में प्री इमरजेंस के तौर पे हम इसमें एट्राजिन का उपयोग कर सकते हैं, आधा किलो प्रति उसके 3 से 5 दिन के अंतर्गत। उसके बाद भी यदि समय पर हम नहीं कर पाएँ तो एट्राजिन का ही उपयोग हम 15 से 20 दिन की अवस्था में कर सकते हैं। और आजकल एक और दवा आ गई है जो कि बाज़ार में लॉडिस के नाम से आती है, उसका भी हम यदि समय पर प्रयोग करें। लेकिन ये जितना भी प्रयोग हमको इसमें ज्वार में और मक्का में करना है, ये हमको 20 से 25 दिन की अवस्था में कर लेना है, ताकि फसल की बढ़वार पे और जो हमने पोषक तत्व और दूसरे जो आदान डाले हैं उनका ज़्यादा दुरुपयोग ना हो। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे किसान भाई उड़द और मूंग इसकी भी पैदावार अच्छी लेते हैं, चूँकि इसके भाव अच्छे मिलते हैं बाज़ार में। मूंग का तो आप भी जानते हैं और हमारे किसान भाई भी जानते हैं, तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें? देखिए, हमारी जो सरकार की जो नीति है उसमें हमारे देश में दलहन और तिलहन की काफ़ी कमी है और इसलिए इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इनके MSP के रेट्स भी बढ़ाए हैं। और ये आवश्यक है, विशेष रूप से जो जहाँ पर कि वर्षा आधारित खेती होती है वहाँ पे दलहन और तिलहन को निश्चित रूप से किसानों को लगाना चाहिए। अभी खरीफ के मौसम में दलहन में हमारे यहाँ उड़द और मूंग और ये क्या अपना लाल तुअर जिसको कि अरहर कहते हैं, इसकी खेती हमारे यहाँ की जाती है। तो जो सामान्य जो हमारे खेती के तरीके हैं उनके अलावा जैसे हम फ्यूजिलेट एक दवा आती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमने बोने से पहले हमको करना है तो एक वेलर 32 के नाम से एक दवा आती है, यानी उसमें पेंडेमेथिलिन 30% और 2% इमिजाथाइपर का मिश्रण रहता है। उसको यदि हम 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव कर दें तो काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जैसा आप जानते हैं कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल्स बनना बहुत ज़रूरी है, गठाने बनना बहुत ज़रूरी है। तो उन गठानों को समुचित ढंग से उनका विकास हो सके, इसलिए आवश्यक है किसान भाई इसमें थोड़ा सा डोरा कुल्पा भी अवश्य चलाते रहें। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और सरल शब्दों में दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा और समझा कि खरपतवारों पर अगर समय पर नियंत्रण कर लें तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों का टेंशन खत्म हो जाएगा और फसल का उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब वक्त है आपसे इजाज़त का। हम चलते चलते देखते हैं खबरें खेती की।
नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। कृषि क्षेत्र में भी हो रहा नैनो कड़ों का उपयोग। संतरा फसल की देखभाल कैसे करें किसान भाई। सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह। मानसून में मुर्गियों का रखे खास ध्यान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीती 4 जुलाई रविवार को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नैनो यूरिया के खेप को रवाना किया। 75 टन यूरिया से लदे ट्रक को गुजरात के कलौर संयंत्र से मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही आदान लागत तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि इफ़को ने मेक इन इंडिया के तहत इस नवीन उत्पाद को विकसित किया है। इस मौके पर इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि यह उत्पाद अब अखिल भारतीय स्तर पर सभी के लिए उपलब्ध है। कृषि क्षेत्र में भी हो रहा नैनो कणों का उपयोग। भारतीय शोधकर्ताओं ने रबर से बनी हाई परफॉर्मेंस नैनो कंपोजिट सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग टायरों की भीतरी ट्यूब और इनर लाइनरों की मजबूती प्रदान करने में किया जा सकता है। कृषि में नैनो कणों का उपयोग नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक, खरपतवारनाशी, भंडारण, संरक्षण, उत्पाद गुणवत्ता सुधार तथा फ्लेवर आदि में हो रहा है। संतरा फसल की देखभाल कैसे करें किसान भाई। किसान भाइयों, संतरा फसल साइट्रसिल्ला कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। मानसून की वर्षा के साथ ही संतरा फसल में स्ट्रेस खत्म हो जाता है और पौधों में फूल आना शुरू हो जाता है, लेकिन फूल आते ही संतरा का रस चूसक कीट साइट्रस सिल्ला भी संतरा का फूल कोमल कलियों पर आक्रमण कर चूस सकता है, जिससे अक्सर किसानों के बगीचे में फूल आने के बाद अधिकतर या सभी फूल झड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों एमिडाक्लोरप्रिड नाम की दवा का आधा मिलीलीटर या थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों में फूल आने के समय छिड़काव करें। सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह। वर्षा के आगमन के पश्चात सोयाबीन की बोनी नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करना उचित होता है। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोवनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 2 से 3 वर्ष में एक बार खेती की गहरी जुताई करना लाभप्रद होता है। अतः जिन किसान भाइयों ने खेत की गहरी जुताई नहीं की हो, कृपया अवश्य करें। उसके बाद बखर या कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। उपलब्धता अनुसार अपने खेत में 10 मीटर के अंतराल पर सब सॉइलर चलाएं, जिससे मिट्टी की कठोर परत को तोड़ने से जल अवशोषण या नमी का संचार अधिक समय तक बना रहे। मानसून में मुर्गियों का रखें खास ध्यान। मानसून में मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। मानसून की बारिश में अगर मुर्गियां भीग जाती हैं या उन्हें ठंड लग जाए तो कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उनके खान पान और साफ सफाई पर इन दोनों अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज के समाचारों में इतना ही।